इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कैसे की। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व और राजनीति करने की कला हो और साथ ही साथ वीर हो, साहसी और एक सच्चा देशभक्त हो तो उसकी जीत पक्की है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। लेकिन हर राजा का एक न एक दिन अंत होता है, चाहे वह सम्राट अशोक रहा हो या सिकंदर महान। और जब बड़े साम्राज्य बिखरते हैं तो छोटे छोटे साम्राज्य का उदय होता है। बिखराव की इसी कड़ी में बाबर भारत आया। उस समय दिल्ली में दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश लोधी वंश चल रहा था और दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य था। अर्थात मुगलों के आने से पहले ही भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था और अपने राज्यों को लेकर आपस में लड़ाइयां चल रही थी, जिसका लाभ विदेशियों को मिला। इस तरह भारत में विदेशियों के आने की ही अनुकूल परिस्थिति थी। इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में प्रवेश कर जाता है और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। अगर बाबर के जीवन परिचय की बात की जाए तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुब निगार खानम था। बाबर पिता की ओर से चंगेज और माता की ओर से तैमूर का वंशज था, इसलिए मुगल वंश को चगताई वंश के नाम से भी जाना जाता है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा के मरने के बाद 1494 में बाबर लगभग 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना। प्रारंभ से ही बाबर की इच्छा थी कि वह अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करेगा, इसलिए शासक बनने के बाद बहुत जल्द ही वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अलग अलग एरिया पर अटैक करने लगा, जैसे समरकंद, काबुल, गजनी। इन पर कभी सफल होता तो कभी असफल, मगर अंत तक हार नहीं मानता। वास्तव में जब बाबर के पास कुछ नहीं बचा था तब उसने भारत की ओर बढ़ना शुरू किया और 1519 ईस्वी में इसे बाजौर और भेरे के किले को जीतने में सफलता मिली। धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ता ही आ रहा था। भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाइयों ने भारत में बाबर के आने का रास्ता क्लियर कर दिया था। दिल्ली में इब्राहिम लोदी की सत्ता थी। इसके विरोधियों में सबसे खास नाम आलम खां, दौलत खां और राणा सांगा के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इन लोगों की इच्छा थी कि बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाकर खुद का शासन स्थापित करेंगे, लेकिन कुछ इसके विपरीत हुआ। अब आगे की कहानी कुछ यूं है कि जैसे ही राणा सांगा ने बाबर को भारत आने की सूचना दी, बाबर बहुत खुश हो गया और उसका मनोबल आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आया। अब बाबर पूरी तरह हरियाणा में पानीपत का युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। इस लड़ाई में बाबर ने उज़्बेक पद्धति का प्रयोग किया था। इस पद्धति का दूसरा नाम तुगलमा नीति भी है। 1526 ईस्वी का पानीपत का पहला युद्ध जीतने के बाद बाबर भारत में ही रहने का विचार करने लगा था, क्योंकि इस जीत ने बाबर को अपार धन मिला, अपार संपत्ति मिली और अपने इस जीते हुए धन को बाबर ने जनता में खूब बांटा। और काबुल, जो बाबर का सबसे प्रिय क्षेत्र था, वहां के नागरिकों को चांदी का एक एक सिक्का भी बंटवाया था। इस तरह अधिक दान दक्षिणा देने के कारण बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। अब पानीपत का युद्ध जीतने और इब्राहिम लोदी के मारे जाने के बाद मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर से अपने क्षेत्र में लौट जाने की इच्छा जाहिर की। बाबर ने इनकार कर दिया, अब हम भारत में ही रहेंगे, अगर आपको मुझसे लड़ना हो तो आइए। इतनी जल्दी मेरी पानीपत की टेक्निक को आप भूल गए? अगर भूल गए तो याद करिए, उज़्बेक पद्धति और उस्मानिया पद्धति और सबसे यूनिक हथियार तोपखाना हमारे पास है, जिसका प्रयोग करके हमने पानीपत का युद्ध जीता है। आपको भी इसी हथियार से समझाएंगे। फिर यूं हुआ कि राणा सांगा
और बाबर के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। खानवा का युद्ध जीतने से पहले बाबर ने अपने सैनिकों पर लगे तमगा कर को हटा दिया था, ताकि उसके सैनिक खुश होकर उसका पूरा साथ दे सकें। इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था। यही कारण है कि बाबर को इस युद्ध में भी सफलता मिली। 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ चंदेरी और 1529 ईस्वी में अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर को लगातार सफलता मिलती गई और 1530 ईस्वी में इसी तरह संघर्ष करते हुए उसकी मृत्यु हो गई, जिसको आगरा में दफनाया गया। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुझके बाबरी के नाम से, जो तुर्की भाषा में थी। इसको अकबर ने अपने शासनकाल में इसी किताब को बाबरनामा के नाम से फारसी में ट्रांसलेट कराया था, जिसमें पता चला कि बाबर ने अपने मरने के बाद अपनी कब्र काबुल में बनाने की इच्छा जाहिर की है। जब अकबर को पता चला तो उसने आगरा से काबुल में कब्र की स्थापना कराई। इस तरह बाबर के मरने के बाद पहली बार उसे आगरा में दफनाया गया और दूसरी बार काबुल में। कुछ मुख्य बिंदु: 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, बाबर और मेदिनी राय के साथ, जिसमें बाबर की विजय हुई। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर की आत्मकथा का नाम तुझके बाबरी है, जिसकी भाषा तुर्की थी। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के नाम से ये किताब लिखी, जिसकी भाषा फारसी थी। बाबर को चारबाग शैली का जनक भी कहा जाता है। बाबर द्वारा सैनिकों पर लगाकर तमगा कर है।